वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कोर्ट में चल रहे मामलों में इजीली राजीनामा करके सेम डे अपने केस को खत्म करा सकते हैं, निपटा सकते हैं। और कौन सी धाराओं के ऐसे मामले हैं जिन मामलों में राजीनामा हो सकता है, वो धाराएं भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मामला सिविल नेचर की कैटेगरी का है, मान लीजिए कि सिविल नेचर का मामला है, आपका रेवेन्यू का है, कंज्यूमर का है, या आपका एक्सीडेंट क्लेम का मामला है, या आपका है मामला मैट्रिमोनियल मामला है, हस्बैंड वाइफ के मामले हैं, इन सभी मामलों के अंदर तो सिंपल सा तरीका है। दोनों पार्टीज अगर किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाती हैं, भाई आपका विवाद है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, मान लीजिए ज़मीन का, दुकान का या मकान का, आप दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं, जिन दो पार्टीज़ के बीच में विवाद है वो किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाती हैं, सेटलमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो कंडीशन लिखते हुए प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर पेश कर दो। आप दोनों बात करो और एग्री करके प्रार्थना पत्र पेश कर दो कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट सेम डे ही आपका केस का निस्तारण कर देगा उस कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो आपने तय किया है एक दूसरे के लिए। ये तो सिंपल बात। अब बात करते हैं अपन क्रिमिनल केसेस की, कि क्रिमिनल केसेस के अंदर राजीनामा कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई क्रिमिनल केसेस के अंदर दो कैटेगरी के अंदर ऑफेंस होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस जिनमें राजीनामा किया जा सकता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जिसमें राजीनामा नहीं किया जा सकता। लेकिन कैसे किया जाएगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इस वीडियो के, कि नॉन कंपाउंडेबल में किस तरह से राजीनामा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि कंपाउंडेबल मामलों के बारे में सीआरपीसी की धारा 320 में बताया गया है, लिस्ट बताई गई है, दो तरीके के शेड्यूल है इसके अंदर। ये जो सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनमें आप राजीनामा कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, उससे आपको बात करनी पड़ेगी, और जो अक्यूज्ड है, मतलब कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी किसी मामले के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो आप बात कर लें किस पॉइंट पे वो एग्री हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी कंप्लेनेंट ने आपसे शिकायत कराई थी, आपके ऊपर कोई मामला दर्ज करा दिया था, एफआईआर दर्ज करा दी थी। अब आपने उसका जो थोड़ा सा कंपनसेशन है वो दे दिया बाहर, आपने सेटलमेंट कर लिया, या कोर्ट में आकर के सेटलमेंट कर लिया आपने, और आकर के प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। आप दोनों संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश होगा, जिसमें एक साइड आपके साइन हो जाएंगे, दूसरी साइड जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उसके साइन हो जाएंगे। इन धाराओं के अंदर तो कोर्ट कुछ नहीं करेगी, सीधे तौर पर राजीनामा करके केस को डिस्पोज कर देगी सेम डे। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं, ये जो धाराएं दिख रही हैं आपको, ये सारी धाराएं ऐसी हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। जो शिकायत करता है, मान लीजिए जिसने आपके ऊपर शिकायत दर्ज कराई थी, उनमें से एक धारा इनमें से जो आ रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फिर कोर्ट परमिशन देगा। प्रार्थना पत्र कौन पेश करेगा परमिशन के लिए? कंप्लेनेंट। वो परमिशन मांगेगा, अनुमति मांगेगा, सर मैं इस प्रकरण के अंदर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, तो मुझे कंप्रोमाइज़ करने की अनुमति प्रदान करें, तो वो कोर्ट परमिशन दे देगा। देन वही आप संयुक्त रूप से कॉम्प्रोमाइज़ प्रार्थना पत्र पेश कर देंगे, भाई हमने आपस में दोनों ने राजीनामा कर लिया है, और एक तरफ आपके साइन हो जाएंगे परिवादी के, दूसरी तरफ जो अक्यूज है उसके साइन हो जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन कि वो मामले जो नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल बहुत सारे मामले, तो लिस्ट यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, मुझे एग्जांपल दे सकता हूँ थोड़े बहुत। जैसे मान लीजिए 354D और 354 लड़की को छेड़छाड़ का मामला, 354A, 376 या अपहरण 365 IPC, हत्या का प्रयास 307 IPC, 302, ये ऐसे मामले हैं। जो रेप केस हो गया, पॉक्सो के मामले हो गए, ये ऐसे मामले हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। यानी अगर आप कोर्ट के समक्ष राजीनामा करके पेश भी कर दोगे तो कोर्ट राजीनामे को स्वीकार नहीं करेगा। तो अब किस तरह से आप सेटलमेंट कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, इस लिस्ट के अंदर 406 IPC को भी दिखाया गया है। 406 IPC के अंदर कोर्ट को पावर है कि वो परमिशन देती है जो शिकायत करता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे मान लीजिए 498 है और 406 साथ में लगती है धारा। अब 406 के अंदर कोर्ट ने परमिशन दे दी, लेकिन जो 498 है वो कौन सी धारा है? नॉन कंपाउंडेबल, जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता। तो अब आपकी पत्नी ने केस कर दिया आपके ऊपर, और पत्नी उस केस के अंदर राजीनामा ही नहीं कर सकती, तो क्या करेंगे? तो बयान चेंज होंगे। तो अब जो जितनी भी धाराएं हैं जो मैं आपको शो नहीं करा, उन सभी धाराओं के अंदर किसी भी में भी आपका मामला आ रहा है, 498 है तो मैंने बता ही दिया आपको, तो ऐसी धाराओं के मामलों के अंदर आपको बयान कराने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर शिकायतकर्ता के। अब जैसे मान लीजिए वाइफ है, वो बयान चेंज करेगी, कोर्ट में आने के बाद हॉस्टाइल हो जाएगी, पक्षद्रोही घोषित करेगा प्रोसिक्यूशन उसको कि भाई आकर के इसने बयान चेंज कर दिए, और उसके आधार पर फिर कोर्ट जजमेंट करेगा। यानी पत्नी ने शिकायत की थी कि मेरे साथ क्रूरता की, दहेज की डिमांड की, मारपीट की, घर से निकाल दिया,
कोर्ट में आके कह रही है साहब मैंने ऐसी कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराई, मैंने तो मेरे हस्बैंड से तू में होती थी, इस बारे में शिकायत कराई थी कि शराब पीते हैं, इनको शराब रुक छुड़वाई जाए। जैसे ये इस तरीके की शिकायत दर्ज कराई थी साहब, इसमें पता नहीं किसने क्या क्या लिख दिया, मुझे तो पता भी नहीं है ये शिकायत लिखी किसने, मैंने तो बस साइन किए थे। अब हॉस्टाइल हो गई वो मैडम। जब इसी तरीके के बयान, जैसे मान लो 376 की बात है, रेप केस की बात है, कि नहीं मैं फला व्यक्ति को जानती ही नहीं, इसने मेरे साथ रेप ही नहीं किया, मैंने तो जिस व्यक्ति की शिकायत की थी वो व्यक्ति है ही नहीं है, या फिर मैंने तो छेड़छाड़ की शिकायत की थी साहब, इस व्यक्ति के खिलाफ इनने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, मेरा पीछा करा था, 354D में कन्विक्शन हो जाएगा, 376 में बरी हो जाएगा। तो बयान चेंज होते हैं ऐसे मामले में जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, वो कोर्ट के बाहर समझौता होता है दोनों पार्टीज के बीच में। अब वो कैसे भी हो, वो दोनों एग्री कर जाते हैं, किसी एक पॉइंट पे समझौता कर लेते हैं आउट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में जाकर के बयान चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से कोर्ट में समझौता करके मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।